बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एसएससी 9th क्लास के पीबीए की प्रिपरेशन के लिए ये सेकंड वीडियो है। पहली वीडियो में हमने वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज की वर्किंग के बारे में देखा और मोस्टली आप लोगों ने जो मैंने क्वेश्चंस पूछे थे उसके आंसर भी सही बताए हैं, तो दैट शोज़ यू कि वो आप लोगों ने कुछ अच्छा सीख लिया। इंशाल्लाह अगर उसमें से पेपर में आया तो आप लोग वो ठीक करेंगे। थर्ड एक्सपेरिमेंट है ये एंगल आयरन वाला, और ये लास्ट जो आपका फर्स्ट एनुअल का एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये सामने जो पेपर है यही आया था। तो अब चांस नहीं है कि ये रिपीट हो जाए, लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट है कि इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम अभी देख लें ताकि अगर ये दोबारा आ भी जाए तो आप उसके लिए तैयार हों। तो यहाँ पर क्या होता है कि एक बॉल है, उसको आपने इस एंगल आयरन को जिसको एक साइड से थोड़ा सा ऊंचा उठा दिया, ये एज का मतलब है एक साइड से इसको ऊंचा उठा दिया। यहाँ से इस बॉल को हम रोल करेंगे तो बॉल ये नीचे जाएगी। तो जब ये बॉल इस एंगल आयरन के ऊपर स्लाइड करती है ये बॉल, तो इसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ होती है। इनिशियली इसकी वेलोसिटी याद रखना ज़ीरो होती है। अगर इनिशियल वेलोसिटी की बात करें तो वो ज़ीरो होगी। उसके बाद ये बॉल एक्सेलरेट करेगी, यानी उसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ होती जाएगी। जब आके बॉल यहाँ पे स्ट्राइक करेगी तो इसके पास मैक्सिमम वेलोसिटी होगी। बेसिकली अपने इस अपरेटस के ज़रिए इस बॉल की एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करना होता है। एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करने का तरीका मैं भी थोड़ी देर में बताता हूँ आपको। सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। ये हाइट डिटर्मिन करना, ये आप स्टूडेंट्स कुछ कंफ्यूज हो गए थे क्योंकि ये प्रैक्टिकल से रिलेटेड नहीं था इतना जितना मैथमेटिक्स से रिलेटेड था। ये थ्योरी का कॉन्सेप्ट था ज़्यादा। तो हमें ये 270 सेंटीमीटर ये डिस्टेंस जो बॉल ने यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल करना है ना, ये डिस्टेंस हमें गिवन है। तो अगर आप गौर करें तो आपको ये एक किस्म की एक राइट एंगल ट्राइंगल गिवन है। ये राइट एंगल ट्राइंगल, इसमें एक हाइट है, एक बेस है और एक हाइपोटेन्यूज है। तो ये वाली लेंथ होगी 270, ये वाला एंगल हो गया 45 और आपसे ये हाइट पूछी है। तो आपने इस पर बेसिकली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो लगानी थी जिसमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज है वो साइन होता है। तो आपने लगाना था साइन ऑफ 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। सो परपेंडिकुलर पे हाइट था, हाइपोटेन्यूज पे 270 सेंटीमीटर था। तो हाइट फाइंड आउट करने के लिए 270 को दूसरी साइड पे हमने मल्टीप्लाई करना था। तो ये 270 टाइम्स साइन 45 था। ये हाइट का आंसर आपका आ जाता है। कैलकुलेट करके देखेंगे कि क्या हाइट आती है। उसके बाद आपने क्या करना था नेक्स्ट में, डिस्टेंस ऑफ द बॉल फ्रॉम द एंड पॉइंट इन मीटर्स। अब यहाँ उसने सेंटीमीटर में दे दिया, आपने जस्ट मीटर में आंसर बताना था। डिस्टेंस ऑफ द बॉल फ्रॉम द एंड पॉइंट, तो बॉल का डिस्टेंस है 270 सेंटीमीटर, उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 2.7 मीटर बनेगा। मीन टाइम, तो क्वेश्चन में ही 2 दफ़ा टाइम गिवन है। टाइम बॉल को एक दफ़ा रोल करने का और फिर दूसरी दफ़ा रोल करने का 2 डिफरेंट टाइम्स हैं। 2 दफ़ा रीडिंग लेते हैं, इसलिए उसकी एवरेज निकालते हैं ताकि मीन या एवरेज आ जाए। एवरेज के लिए 2 वैल्यूज़ को प्लस करें और 2 से डिवाइड करते हैं। तो अगर आप 5.35 में प्लस कर दें 5.40 और उनको डिवाइड कर दें 2 से, तो यू विल गेट योर आंसर। दोनों को प्लस करने को कैलकुलेटर पर अगर करें तो याद रखें ब्रैकेट लगाया करें। अच्छा, उसके बाद राइट डाउन द रेलेवेंट इक्वेशन। अब इक्वेशन क्या, अब ये 0.5 मार्क्स के अब आगे पेपर में नहीं आएंगे, अब 1 नंबर का ही सवाल आएगा। तो रिलेटिव इक्वेशन यहाँ पे एक्सेलरेशन की है। वो कौन सी इक्वेशन एक्सेलरेशन की जो यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे? तो एक्सेलरेशन की इक्वेशन यहाँ है a इज इक्वल टू 2 टाइम्स द डिस्टेंस, s कह दें d कह दें, डिवाइडेड बाय टाइम स्क्वायर 2s ओवर t स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन की इक्वेशन होती है। और एक्सेलरेशन को फिर फाइंड आउट भी करें तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? ये 2 इंटू डिस्टेंस 270 सेंटीमीटर या 2.7 मीटर पुट कर दें और उसको टाइम के यहाँ पर जो मीन टाइम आएगा उसके स्क्वायर से डिवाइड कर दें, एक्सेलरेशन आ जाएगी। एक तरीका ये है एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करने का, ये फार्मूला से एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। एक तरीका और भी होता है, आपको हो सकता है अब वो क्वेश्चन पूछ लें अगर ये पेपर में आए, वो ये है कि आप डिफरेंट डिस्टेंसेस पे डिफरेंट अमाउंट ऑफ टाइम्स नोट करते हैं। यानी 270 के बजाय मैं इस बॉल को ज़रा कम डिस्टेंस से रोल करवा सकता हूँ। यानी मैं इसको लेट से रोल करवाता हूँ, यहाँ पे रखता हूँ बॉल और रोल करवाता हूँ, फिर यहाँ पे रखता हूँ बॉल और आगे रोल करवाता हूँ। तो मैं डिफरेंट डिस्टेंसेस पे डिफरेंट टाइम की वैल्यूज़ आपको दे देता हूँ, 2-3 वैल्यूज़ दे देता हूँ। मैं ऐसे कॉलम बनाता हूँ डिस्टेंस का, फिर कॉलम बनाता हूँ टाइम का और आपको वैल्यूज़ दे देता हूँ। पहली वैल्यू है 270, उस पर टाइम आ रहा है लेट से 5.35 आ रहा है। उसके बाद इस डिस्टेंस को कम करके मैं 250 कर देता हूँ, तो टाइम भी ज़्यादा कम लगेगा, टाइम लेट से 5.10 आ रहा है। उसके बाद मैं इसको 230 कर देता हूँ, लेट से टाइम मैं लिख देता हूँ 4.90। और मैं आपसे कहता हूँ इन वैल्यूज़ से आप एक्सेलरेशन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? फाइंड नहीं करनी, लेकिन अगर आपने फाइंड करनी भी हो तो आपने क्या करना है, आपने ग्राफ ड्रॉ करना है। दूसरा एक्सेलरेशन का तरीका क्या होता है? ग्राफ का।
आप लिखेंगे ये कि ग्राफ ड्रॉ करें कौन सी दो क्वांटिटीज़ के दरमियान। आपने 2s को रखना है y एक्सिस पे और t² को रखना है x एक्सिस पे। इन दोनों के दरमियान आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे जो कि एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। अभी थोड़ी देर पहले आगे थोड़ी देर बाद वो आगे ग्राफ का क्वेश्चन आएगा भी। ये ग्राफ होगा स्ट्रेट लाइन। इस ग्राफ की अगर मैं स्लोप फाइंड कर लूँ, स्लोप वो एक्सेलरेशन के इक्वल होगी, तो ग्राफ ड्रॉ करके स्लोप से भी आंसर आ जाएगा। जैसे आगे देखें, आगे ये लिखा हुआ है यहाँ पर जाकर आई थिंक नीचे लिखा हुआ है, हाँ, इफ़ 2s इज प्रोपोर्शनल टू t² देन द ग्राफ बिटवीन 2s एंड t² विल बी। तो ग्राफ कैसा होगा? ग्राफ होगा जी स्ट्रेट लाइन। एक बात लाजमी दूसरी बात लिखनी है, पासिंग थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन में से पास होने वाली स्ट्रेट लाइन। ये दो बातें होती हैं। कोई भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा उसमें ग्राफ दो वेरिएबल्स के दरमियान बनेगा तो स्ट्रेट लाइन भी बनेगी और ओरिजिन में से पास भी होगी। अच्छा जी, आगे ये क्वेश्चन था कि अगर एक बच्चा यानी एक चाइल्ड स्लाइड करेगा स्लोप के ऊपर से, व्हाट फोर्स एक्सेलरेट्स हिम डाउन द स्लाइड, ड्रॉ द स्केच। ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था आप लोगों के लिए। तो अब यहाँ पे अगर ये है स्लाइड, ऐसे है ये स्लाइड और यहाँ पर है एक चाइल्ड है, तो सबसे पहली बात आपने ड्रॉ करनी थी उसका वेट। तो वेट याद रखना बिल्कुल सीधा नीचे वेक्टर होता है, ये वेट होता है ऐसे बिल्कुल सीधा, ये वेट हो गया। और इस सरफेस, ये सरफेस और जब ये चाइल्ड इन कांटेक्ट है तो यहाँ पे एक नॉर्मल फोर्स लगेगी सरफेस के साथ 90 डिग्री पर, ये दूसरी फोर्स है, ये नॉर्मल फोर्स है। अब जो वेट है ना, ये और नॉर्मल ये दोनों स्ट्रेट नहीं है, तो आपने वेट के दो कंपोनेंट्स भी बनाने थे। ये ज़रा डिफिकल्ट था आप लोगों का। एक वेट का कंपोनेंट इधर होगा जो इसको स्लाइड करेगा और एक वेट का कंपोनेंट जो है वो इस तरफ होगा जो कि नॉर्मल को कैंसिल करेगा। लेकिन अगर आप सिर्फ दो भी लिख देते, अगर आप नॉर्मल भी लिख दें और साथ वेट भी लिख दें तो आपका ये काम ठीक हो जाता है। वेट डाउनवर्ड्स और नॉर्मल जो है वो अपवर्ड्स, लेकिन साथ इजाफी जो है वो आप इधर बता दें कि हाँ वेट का एक कंपोनेंट इधर होगा और वेट का एक कंपोनेंट जो है वो इधर होगा। ये वेट के दो कंपोनेंट्स होंगे। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट था क्वेश्चन। और अगला वाला, इफ़ द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज रिड्यूस टू 0, यानी ये समझ लें ये मैं जो एंगल आ रहा है ना बिल्कुल ऐसे सीधा यूँ रख दूँ तो क्या बॉल रोल करेगी इसके ऊपर? अगर बॉल यहाँ रख तो बॉल आगे ही नहीं जाएगी, तो बॉल रोल ही नहीं करेगी। व्हाट विल बी इफेक्ट ऑन द रोलिंग बॉल? तो आप लिखेंगे एक्सेलरेशन विल बी 0, एक्सेलरेशन उसकी 0 हो जाएगी। तो ये इस प्रैक्टिकल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, कुछ तो इसी पीबीए के पेपर में ही आ गए थे। और स्लोप से एक्सेलरेशन निकलती है, ये वाला पॉइंट याद रखिएगा। वैसे उम्मीद नहीं है मुझे कि ये वाला रिपीट होगा। इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अगले दो प्रैक्टिकल्स हैं, वो बताता हूँ वो कैसे होंगे। तो उनमें ये एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स को हम यूज़ करते हैं और उससे हम फाइंड आउट करते हैं आइदर एक फोर्स या डिस्टेंस। तो ये एक सिनेरियो देखिए कि एक बच्ची है, एक चाइल्ड है और एक एल्डर वुमेन है। वो दोनों इस सी सॉ के ऊपर इस तरह बैठे हुए हैं कि ये सी सॉ बैलेंस्ड है। अब सी सॉ बैलेंस्ड होने के लिए दोनों के वेट्स का इक्वल होना ज़रूरी नहीं है। दोनों तरफ इस पिवट के राइट और लेफ़्ट की तरफ टॉर्क का बराबर होना या मोमेंट का बराबर होना ये ज़रूरी है। तो आपको सिनेरियो क्या है गिवन कि जो पूरा सी सॉ है इसकी लेंथ है 4 मीटर और ये सेंटर पे बैलेंस्ड है। तो अगर ये सेंटर पे बैलेंस्ड है तो सेंटर वाला जो पॉइंट है ये 2 मीटर के ऊपर है। अच्छा, अब यहाँ से 1.5 मीटर दूर ये चाइल्ड है और आपने ये बताना है कि 60 kg मैस वाली ये वुमेन जो है ये कितने दूर है इसके ऊपर। अब इसकी डायग्राम बना के इसको एक्सप्लेन करता हूँ। तो ऐसे क्वेश्चन में आपने हमेशा ये डायग्राम ऐसे बनानी है कि इसको बेशक रीड्रॉ कर लें। लेट्स से ये हमने ये बना दिया वो सी सॉ, इसकी टोटल लेंथ है 4। तो यहाँ पे जब पिवट दरमियान में है यहाँ पर, तो इस जगह 2 मीटर वाला पॉइंट आएगा। यहाँ से जो चाइल्ड है वो यहाँ पर बैठा हुआ है, चाइल्ड ये बच्ची है बैठी हुई है, उसका वेट डाउनवर्ड्स पॉइंट कर रहा है। वेट उसका है, सॉरी ये एरो गलत हो गया, वेट उसका है डाउनवर्ड्स पॉइंट कर रहा, ये उसका वेट है। और यहाँ पर है मदर उसकी कह लें, उसका वेट भी है डाउनवर्ड्स पॉइंट कर रहा, वेट उसका भी डाउनवर्ड्स है। इसका मैस है 60 kg और इसका मैस है 30 kg आई थिंक। और ये डिस्टेंस हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक ये गिवन है 1.5 मीटर्स। दिस इज़ 1.5 मीटर्स। तो सबसे पहले आपसे ये कहा जाएगा आप वेट ऑफ द चाइल्ड फाइंड आउट करें।
वेट फाइंड आउट करें। तो वेट का फार्मूला क्या होता है, W=mg। तो वेट ऑफ द चाइल्ड इज़ 30 टाइम्स 10 ले लें तो ये बन जाएगा 300 न्यूटन। फिर आपसे कहा जाएगा वेट ऑफ द, ये चाइल्ड का हो गया, फिर मदर का, वेट ऑफ द मदर, तो भी W=mg है। तो 60 को फिर से 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा 600 न्यूटन। फिर आपसे ये कहा जाएगा कि आप फाइंड आउट करें टॉर्क, दोनों टॉर्क्स, एक क्लॉकवाइज और दूसरी एंटी क्लॉकवाइज। अब क्लॉकवाइज कौन सी और एंटी क्लॉकवाइज कौन सी है, तो ये इमेजिन करें कि ये जो वेट ऑफ द चाइल्ड है ये रोटेट किस तरफ करेगा सी सॉ को, तो ज़ाहिर है ये रोटेट इसको डाउनवर्ड्स इस तरफ करेगा, इस तरफ रोटेट करेगा, और जो वेट ऑफ द मदर है ये इसको इस तरफ रोटेट करेगा। तो ये जो रोटेशन है जो चाइल्ड की है ये एंटी क्लॉकवाइज है और मदर की जो क्लॉकवाइज है। तो अगर आपसे कहा जाए टॉर्क फाइंड आउट करें एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, तो वो कैसे फाइंड आउट होगी, फोर्स को डिस्टेंस के साथ मल्टीप्लाई कर दें, मोमेंट आर्म के साथ मल्टीप्लाई कर दें। तो फोर्स या वेट जो है चाइल्ड का वो निकला है हमारे पास 300 न्यूटन। तो आपने 300 न्यूटन को मल्टीप्लाई करना है उसके डिस्टेंस से, जो उसका पिवट से डिस्टेंस है वो है 1.5, तो इसको 1.5 के साथ मल्टीप्लाई कर दें। तो 300 × 1.5 करें तो ये आ जाएगा 450 न्यूटन मीटर। अब जो क्लॉकवाइज टॉर्क है वो इसके इक्वल है। अब आपने कंडीशन ये लगानी है कि टॉर्क क्लॉकवाइज वाली वो इक्वल है टॉर्क या मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज वाली के। तो क्लॉकवाइज वाली वो वेट ऑफ द मदर की वजह से जो टॉर्क है वो है फोर्स इनटू डिस्टेंस। डिस्टेंस हमें नहीं पता, ये अननोन क्वांटिटी, ये वाला डिस्टेंस हमें नहीं पता, तो हम ऐसे लिखेंगे कि फोर्स ऑफ द मदर यानी वेट ऑफ द मदर टाइम्स द डिस्टेंस ऑफ द मदर फ्रॉम द पिवट इज इक्वल टू द एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क जो पहले हम फाइंड आउट कर चुके हैं यानी 450। अब जो वेट ऑफ द मदर है ये तो हमें पता लग गया 600 है, तो 600 इंटू द डिस्टेंस इक्वल्स टू 450। तो ये 600 दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड कर दें तो डी आ जाएगा 450 ओवर 600। तो 450 को हम 600 से डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 0.75। ये 0.75 मीटर दूर है पिवट से, तो ये डिस्टेंस हमें मिल गया 0.75 मीटर है। अच्छा, अगर आपको ये डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए कहा गया तो आपने यहाँ लिख देना 0.75। लेकिन अगर आपसे ये कहा जाता है बताएं मदर जिस पोजीशन पर बैठी हुई है उसका मार्क क्या है, किस पोजीशन पर बैठी हुई, देखिए यहाँ पे 2 मीटर लिखा हुआ है तो 2 से 0.75 आगे चले जाए, तो मदर कितनी वाली पोजीशन के मार्क पे बैठी हुई है 2.75। अगर उसकी पोजीशन पूछी गई तो पोजीशन में 2.75 लिखेंगे, और अगर डिस्टेंस पूछा गया तो उसमें सिर्फ 0.75 लिखेंगे। अच्छा, इसका भी एक प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दे देता हूँ, ये आप मुझे सॉल्व करके खुद बताएंगे, सिंपल वाला ही दे रहा हूँ। लेट्स से हमारे पास अगेन ये एक 1 मीटर लॉन्ग ये एक सीसॉ है, 1 मीटर लॉन्ग है, और आपने इसको सेंटर के ऊपर पिवट पे बैलेंस कर दिया है। इसके एक तरफ आपने एक मैस हैंग किया है, इस मैस की वैल्यू हमें नहीं पता, ये अननोन है। इसके दूसरी तरफ आपने एक मैस हैंग किया है, इस दूसरे मैस की वैल्यू आपको पता है 50 ग्राम्स है, 50 ग्राम्स है। ये चलें इसको थोड़ा सा चैलेंजिंग बनाता हूँ। ये जो मैस 50 ग्राम्स वाला है ये 83 सेंटीमीटर वाले मार्क पर मौजूद है, 83 वाले मार्क पर है, और ये जो अननोन वाला मैस, इसका मैस हमें नहीं पता, ये वाला ये है 35 सेंटीमीटर के मार्क पर। ठीक है जी, आपने इस मैस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, मैस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है जी, एक ही सिर्फ पार्ट दे दूँ सिर्फ मैस की वैल्यू कैलकुलेट करने का, ये मुझे आपने सॉल्व करके बताना है। वीडियो को पॉज करें और इसको सॉल्व करें और मुझे इसका आंसर बताएं। इंशाल्लाह अगर आपने इसका आंसर बता दिया तो ये प्रैक्टिकल भी आपका ओके हो जाएगा। उसके बाद आपका एक्सपेरिमेंट एक है जिसमें आप वेक्टर्स की मदद से अननोन वेट फाइंड आउट करते हैं। अपरेटस कैसा था, अगर आपको याद हो कि एक इस तरह का वुडन बोर्ड है, उसको ग्रेविसेंट अपरेटस वैसे बोलते हैं, रेक्टेंगुलर ऐसे वुडन बोर्ड होता है, और उस वुडन बोर्ड के ऊपर 2 पुलीज़ लगी हुई होती हैं, और उन पुलीज़ के किनारों उन पुलीज़ के ऊपर से ये 2 पुलीज़ ऐसे लगी हुई होती हैं अपरेटस के ऊपर ऐसे, और आप यहाँ से मैस लेते हैं
और थ्रेड से बांध देते हैं ऐसे। एक मिनट, इसको थोड़ा सा बेहतर बना लेता हूँ डायग्राम को, यहाँ बेहतर है। ऐसे इधर से पास करते हैं उस मैस को, और यहाँ एक हैंगर के ज़रिए मैस इधर हैंग कर देते हैं, और हैंगर के ज़रिए एक मैस आप इधर हैंग कर देते हैं, और एक मैस आप इधर हैंग कर देते हैं नीचे यहाँ पर। ये जो दरमियान वाला मैस है या वेट है, इसकी वैल्यू हमें पता नहीं होती। साइड वाले दोनों मैसेज, लेट से ये 20 ग्राम्स है, ये भी 20 ग्राम्स है। आपसे ये कहा जाता है, आपको ये मैसेज की वैल्यू गिवन होती है, आप इनके वेक्टर्स ड्रॉ करें एक, और दूसरा ये जो अननोन है इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करें। आपको इस तरह टेबल भी हो सकता है गिवन हो, जिसमें आपसे ये कहा जाए टेबल में वेट फाइंड आउट करें W1 पहले वाले मैस का, इसको M1 कह दें, इसको M2 कह दें। इसका वेट कैसे आएगा, दूसरे वाले का वेट कैसे आएगा, और अगर इनके दरमियान आपको एंगल गिवन हो, यहाँ पे आपको डायग्राम एक मैं बना के दे दूँ ऐसे, और मैं आपको ये कहूँ कि इनके दरमियान यहाँ जो एंगल है ये है लेट्स से 110 डिग्रीज। आप वेक्टर डायग्राम बना के रिजल्टेंट फाइंड आउट करके बताएं। तो वेट कैसे फाइंड आउट होता है, W इक्वल टू mg। लेकिन अगर आपको ग्राम्स में मैस है तो W इक्वल टू mg, डायरेक्ट इसको g से ग्रेविटी से मल्टीप्लाई ना कर देना। ग्राम को पहले किलोग्राम में चेंज करें, किलोग्राम से न्यूटन में। लेकिन शॉर्टकट बताता हूँ, अगर ग्राम्स में मैस हो और वेट फाइंड आउट करना हो तो 100 से डिवाइड कर दें, वो न्यूटन में कन्वर्ट हो जाता है। तो 100 से डिवाइड करें 0.20 न्यूटन, साइड पे दूसरा वाला वो भी 0.20 न्यूटन। ये टेबल कंप्लीट हो गया। अब क्या करना है, अब ये जो मैसेज हैं इनकी वजह से देखें, ये इस स्ट्रिंग के अंदर टेंशन प्रोड्यूस हो रही है, इस स्ट्रिंग के अंदर टेंशन प्रोड्यूस हो रही है। ये दोनों टेंशन ऊपर की तरफ एक्ट कर रही है एक एंगल के ऊपर, और ये जो वेट है इसका नीचे की तरफ है, डाउनवर्ड्स है। तो बेसिकली ये जो दो टेंशन ऊपर की तरफ एक्ट कर रही हैं, ये वाली टेंशन और ये वाली टेंशन, इन दोनों का सम अगर मैं कर दूं तो वो नीचे वाले वेट के बराबर होगा। ठीक है जी। तो अब आपको अगर नीचे वाला वेट फाइंड आउट करना है तो दोनों टेंशन्स को ऐड कर दें किसी तरह। तो टेंशन को सबसे पहले आपने ड्रॉ करना है, बहुत आसान तरीका है। ग्राम्स को सेंटीमीटर में चेंज करना है। एक स्केल ले रहा हूँ, स्केल में ग्राम को अपनी मर्जी से जितने मर्जी ग्राम, जितने मर्जी सेंटीमीटर के इक्वल ले लें। तो मैं कहता हूँ 5 ग्राम्स इक्वल टू 1 सेंटीमीटर है। तो 20 ग्राम का जो मैस है उसकी जो टेंशन है वो 4 सेंटीमीटर के इक्वल होगी। इसका मतलब ये है कि मैंने यहाँ से 4 सेंटीमीटर की एक लाइन लगानी है, 4 सेंटीमीटर की लाइन लगानी है। एक 4 सेंटीमीटर की लाइन लगाने के बाद यहाँ 4 सेंटीमीटर या उसी लाइन के ऊपर 4 सेंटीमीटर का मार्क लगा देंगे। उसके बाद 110 डिग्रीज के ऊपर यहाँ पे दूसरी भी 4 सेंटीमीटर की लाइन लगा देनी। ये दोनों लाइंस 4 सेंटीमीटर की होंगी, दोनों टेंशन्स 4 सेंटीमीटर की होंगी। ठीक है जी। अब इनको ऐड करना है हमने। अब ऐड कैसे करना है, ये चले उसी डायग्राम के ऊपर काम करते हैं। वो डायग्राम जो बनी हुई है उसी के ऊपर काम करते हैं। यानी यहाँ पर ये जो वेक्टर्स की लेंथ है, अगर आपसे पूछा जाए तो ये लेंथ बनती है 4 सेंटीमीटर, ये लेंथ बनती है 4 सेंटीमीटर। लेकिन ये वेक्टर्स अभी ऐड होने के काबिल नहीं, क्योंकि एडिशन के लिए रूल है हेड टू टेल रूल, और हेड टू टेल रूल के मुताबिक दूसरा वेक्टर जो है वो पहले वेक्टर के हेड से होना चाहिए। तो आप ये समझ लें, ये वाला वेक्टर यहाँ से मैंने उठाना है और यहाँ लेकर आना है। ठीक है। लेकिन ऐसे तो नहीं है कि वहाँ पर भी आप इस तरह जैसे मैंने किया ऐसे कर देंगे। आप इसको कैसे उठा के वहाँ ले जा सकते हैं, ये एंगल देखें कितना है, 110 है। तो आप ये बताएंगे कि यहाँ पर भी आप 110 के एंगल पे ऐसा ही एक वेक्टर बना सकते हैं। तो यहाँ पर भी बिल्कुल ऐसा एक वेक्टर अगर मैं 110 डिग्रीज के ऊपर बना दूँ, जैसे मैं यहाँ पर इसको कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, 110 डिग्री पर ही ये एंगल हो जाए, तो अब ये दोनों वेक्टर्स ऐड हो जाएंगे। अब ये वेक्टर 1 और वेक्टर 2 यानी ये एंगल भी हो जाए 110 डिग्रीज। इसको मैं आगे एक्सटेंड कर दूं। अब ये दूसरा वेक्टर आ गया, ये पहला वेक्टर 4 सेंटीमीटर, दूसरा 4 सेंटीमीटर। अब रिजल्टेंट क्या होगा आपने बताना होगा। ये रिजल्टेंट है जो ये नीचे से ऊपर की तरफ, यानी पहले के हेड से दूसरे के टेल की तरफ, पहले की टेल से दूसरे के हेड की तरफ जा रहा है। ये रिजल्टेंट वेक्टर ये वेट के बराबर है। इतना बड़ा वैसे आएगा नहीं, लेकिन समझा रहा हूँ आपको प्रैक्टिकल, ये इस तरह का होता है। ये दोनों का सम जो है वेट के बराबर है। इसमें कंडीशन याद रख लें कि सम ऑफ द टू वेक्टर्स इज इक्वल टू द डाउनवर्ड वेट। यहाँ पे कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम हमने लगाई है। तो सेक्शन 1 में ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल्स थे। उसके बाद आपके आते हैं सेक्शन 2 के प्रैक्टिकल्स, और सेक्शन 2 के जो प्रैक्टिकल्स हैं उसमें एक एक नंबर के 4 आएंगे क्वेश्चंस।
अच्छा, ये एक और डॉक्यूमेंट भी है मेरे पास, इसको मैं अटैच कर दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ये साथ देख लेना। इसमें ये प्रैक्टिकल ज़रा एक और तरीके से भी यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन ये थोड़ा मुश्किल है तरीका। तो इसमें टेबल कहाँ, हाँ ये टेबल है। टेबल आपको गिवन आएगा, टेबल आपको याद नहीं करना। जो आखिरी बात मैंने बताई, देखें रिजल्टेंट जो है वो वेट के बराबर है, ये याद रख लेना आपने। इसमें रिजल्टेंट वेट के बराबर है, और रिजल्टेंट कैलकुलेट कैसे करना है, जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा उसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है। जो आर आएगा वेक्टर, आर रिजल्टेंट वेक्टर, इसकी लेंथ, इस लेंथ को फिर 5 से मल्टीप्लाई कर देना। जो भी लेंथ आएगी रिजल्टेंट की, इसको 5 से क्यों मल्टीप्लाई करना, क्योंकि 5 ग्राम 1 सेंटीमीटर के इक्वल था। तो जितने सेंटीमीटर की लाइन की लेंथ आएगी, इसको वापस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर ग्राम्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये डॉक्यूमेंट मैं साथ अटैच भी कर दूंगा। अच्छा, इसमें प्रैक्टिस वाले हैं, सारे करने की ज़रूरत नहीं है, बस जो बताई है मैंने उसके एक एक प्रैक्टिस का बस कर लेना। अच्छा जी, और इसके अलावा हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकल, ये वाला हुक्स लॉ वाला। इसमें देखें क्या करते हैं कि लोड और एक्सटेंशन का ग्राफ, उसके बारे में बात आपसे पूछी जा सकती है कि एक हेलिकल स्प्रिंग है, इसके साथ आपने मैसेज हैंग करते जाना है और उसकी एक्सटेंशन नोट करते जाना है। तो आपको परफॉर्मेंस नहीं है अगेन, तो रीडिंग आपको गिवन होंगी, आपने उस रीडिंग से कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने होंगे। तो अगर मैं एक ग्राफ ड्रॉ करूं जिसमें मैं मैसेज, मुझे पता हूं पहले से मैसेज कौन कौन से हैं ये, और फिर उन मैसेज के अगेंस्ट मुझे एक्सटेंशन की वैल्यूज़ भी पता हो, गिवन हो। देखें यहाँ पे मैसेज भी पेपर में गिवन हो जाएं और उनके वेट भी गिवन हो जाएं, या वेट आपको खुद भी कैलकुलेट करना पड़े, तो मैंने अभी आपको बताया था 100 से डिवाइड करते हैं, मैस अगर ग्राम्स में हो तो वेट न्यूटन में आ जाएगा। ये एक्सटेंशन है, लोडिंग अनलोडिंग का मतलब 2 दफ़ा किया है, तो 2 दफ़ा करके उसकी एवरेज ली, फिर भी 1 नहीं आया, ये वैल्यूज़ भी गिवन होंगी। और फिर एक्सटेंशन का भी ग्राफ आपको गिवन हो, तो आप उससे क्या क्या क्वेश्चंस आपको क्या आ सकते हैं। तो अगर लोड और एक्सटेंशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ग्राफ कैसा बनेगा, तो हमने एक एक्सपेरिमेंट इससे पहले भी किया, उसमें मैंने आपको बताया कि जब भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा ग्राफ बनेगा स्ट्रेट लाइन और वो पास होगा ओरिजिन में से। तो एक्सटेंशन और लोड का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा और वो ओरिजिन में से पास होगा, ये वर्डिंग आपने लाजमी लिखनी है। और ये ग्राफ कहाँ तक स्ट्रेट लाइन होगा, ये लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी तक होगा। जिस पॉइंट तक ये स्ट्रेट लाइन होगा उसको क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ठीक है, इसके बाद ये थोड़ा सा कर्व हो जाएगा, ठीक है, और जहाँ तक ये, अच्छा लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, इसके बाद ये थोड़ा सा ग्राफ हो जाता है कर्व, उससे आगे इसकी इलास्टिक लिमिट आती है, इलास्टिक लिमिट। तो ये लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, और ये है अगला जो पॉइंट है ये होगा। इसके बाद ये ग्राफ बिल्कुल ऐसे हो जाता है। ये जो अगला पॉइंट है इसको बोलेंगे इलास्टिक लिमिट, यानी उसके बाद अगर आप फोर्स लगाएंगे तो ये वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं जाएगा, वापस जाएगा ही नहीं, ये डीफॉर्म हो जाएगा परमानेंटली। ठीक है, इसके यहाँ पर क्वेश्चंस भी हैं, क्वेश्चन सारे करने की ज़रूरत नहीं है। व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ लोड एंड एक्सटेंशन इन दिस एक्सपेरिमेंट। तो लोड का यूनिट होता है न्यूटन और एक्सटेंशन का यूनिट होता है सेंटीमीटर। ठीक है, अब लोड और एक्सटेंशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो इसके ऊपर हुक्स लॉ हम लगाते हैं। हुक्स लॉ से एक और चीज़ फाइंड आउट होती है ग्राफ से, वो होती है स्प्रिंग कांस्टेंट। ये भी याद रख लें, इस ग्राफ से आप स्प्रिंग कांस्टेंट भी फाइंड आउट कर सकते हैं। स्प्रिंग कांस्टेंट होता है k, तो अगर f इज इक्वल टू के एक्स हो तो k किसके इक्वल होता है f डिवाइडेड बाई x, यहाँ से स्प्रिंग कांस्टेंट भी आ जाएगा, लेकिन इतनी डिटेल नहीं आएगी, एक ही नंबर का सवाल इसमें से आएगा। और ये इलास्टिक लिमिट वाला और स्प्रिंग कांस्टेंट का के यूनिट क्या होते हैं, ये क्वेश्चन काफ़ी है। आगे चलें, उसके बाद ये वाला है आर्शिमिडीज प्रिंसिपल। ये भी लास्ट टाइम आ गया था, प्रिंसिपल पूरा लिखें, तो इस दफ़ा भी चांस यही है आर्शिमिडीज प्रिंसिपल पूरा प्रिंसिपल लिखें, और उसके बाद डेंसिटी अगर किसी ऑब्जेक्ट की फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए फार्मूला क्या लिखें। तो आपकी बुक में लिखा हुआ ही है, डेंसिटी किसी ऑब्जेक्ट की फाइंड आउट करनी है तो क्या करें, तो W1/W1 माइनस W2 इंटू डेंसिटी ऑफ द वाटर, वो फार्मूला आपने यहाँ पे अप्लाई कर देना है। नेक्स्ट है वो यहाँ लिखा हुआ है W1/W1 माइनस W2 इंटू डेंसिटी ऑफ द वाटर, ये फार्मूला यूज़ करेंगे डेंसिटी फाइंड आउट करने के लिए। फिर है नीचे, ये क्वेश्चन नहीं आया इस आइस वाले में से, इस दफ़ा उम्मीद है इसमें से आ जाएगा, आइस वाले में से आ जाएगा। वो है ये क्वेश्चन सेकंड, ये पॉलीस्टीरीन कप वाला आई थिंक आपके कोर्स में नहीं है, जिसमें आइस को आप हीट करते हैं। यहाँ लिखा हुआ नहीं है आई थिंक, नो
अच्छा वो यहाँ पे लिखा हुआ नहीं। अच्छा वो एक्सपेरिमेंट ये होता है कि आपने आइस को हीट करना है। आइस को हीट करने से ग्राफ बनेगा, आपको ग्राफ गिवन होगा। उस ग्राफ में दो बातें सिर्फ आपने याद रख लेनी है। चलें इसको वन नोट पे करता हूँ फिर बताता हूँ। अच्छा अगर आप किसी सब्सटेंस को हीट करते हैं, जैसे आइस है, तो आइस का स्टार्ट में जो टेम्परेचर होता है ना, वो टेम्परेचर माइनस में होता है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे टेम्परेचर ले लूँ और टाइम ले लूँ, एक तरफ टेम्परेचर दूसरी तरफ टाइम ले लूँ, वाई एक्सिस पे टेम्परेचर यहाँ पे टाइम ले लूँ, तो स्टार्ट कहाँ से होगा आपका ग्राफ? स्टार्ट यहाँ से कहीं से होगा, यहाँ से माइनस में होगा टेम्परेचर आइस का। आप हीट करेंगे तो यहाँ से टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा, इंक्रीज़ होते 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 यहाँ तक टेम्परेचर पहुँचेगा। उसके बाद यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी टेम्परेचर की, यहाँ टेम्परेचर इंक्रीज़ नहीं हो रहा। उसके बाद फिर से टेम्परेचर इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा और एक पॉइंट ऐसा आएगा वहाँ से फिर हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगी। अब आपसे ये पूछा जा सकता है ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है यहाँ क्या हो रहा है कि टेम्परेचर इंक्रीज़ यहाँ क्यों नहीं हो रहा और यहाँ क्यों नहीं हो रहा? बस ये दो बातें याद रख लें। तो जहाँ टेम्परेचर इंक्रीज़ नहीं हो रहा वहाँ स्टेट चेंज हो रही है, स्टेट चेंज हो रही है। हीट जो एब्जॉर्ब हो रही है वहाँ आइस सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है, ये याद रख लें। और यहाँ क्या हो रहा है? लिक्विड से वेपर्स में या गैस में कन्वर्जन हो रही है। उसके अलावा जहाँ जहाँ हीट मिल रही है वहाँ टेम्परेचर टाइम के साथ साथ इंक्रीज़ भी होता है, ये लिखना है आपने, ठीक है जी। इसमें आप करना यही होता है कि आपको आइस को हीट करना होता है, उसका टेम्परेचर 1-2 मिनट के बाद नोट डाउन करना होता है। ये इस एक्सपेरिमेंट का काम है, ठीक है जी। इसके अलावा सेक्शन 1 में जो है ना एक एक्सपेरिमेंट मुझे याद आ रहा है, वो रह गया, उसको भी जल्दी से देख लेते हैं। वीडियो वैसे लंबी होगी लेकिन चले उसको कवर कर लेते हैं इसी में। वो ये है जिसमें आपने कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की। तो ऑपरेटर्स में देख लें क्या है कि एक ब्लॉक है, उसको आपने एक हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर स्लाइड करना है। स्लाइड ऐसे हाथ से फोर्स लगा के नहीं स्लाइड करना, नीचे पैन है, पैन के अंदर आपने वेट पुट करने हैं। जब आप पैन के अंदर वेट पुट करेंगे तो यहाँ डाउनवर्ड्स इसके ऊपर लगेगी फोर्स, वो फोर्स उसको पुल डाउन करेगी और ये आगे मूव करेगा। अब इसमें सिर्फ दो बातें याद रख लें, ये सारा क्लियर होगा आपको। वो दो बातें ये हैं कि इस पे लगने वाली फोर्सेस कौन कौन सी हैं। तो इस पे एक फोर्स लग रही है डाउनवर्ड्स इसका वेट, एक फोर्स लग रही है नीचे से ऊपर की तरफ नॉर्मल, ये नॉर्मल होता है। इधर आपने जो फोर्स लगाई है और बैकवर्ड्स है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ये चार फोर्सेस लग रही हैं। अब जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू है, उसकी वैल्यू कैसे आती है? ये जो नॉर्मल फोर्स है, फ्रिक्शन को इस नॉर्मल फोर्स से डिवाइड कर दें, एफ को नॉर्मल से डिवाइड कर दें तो ये कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आ जाता है। और म्यू का कोई यूनिट नहीं होता, यूनिट लेस है क्योंकि दोनों न्यूटन और न्यूटन ऊपर नीचे कट जाते हैं, तो म्यू का यूनिट नहीं होता। म्यू की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं ये आपने देख लेना है, ठीक है। बाकी ये अगेन डॉक्यूमेंट अटैच कर लूँगा तो ये वाला प्रैक्टिकल वहाँ से आपने पढ़ना। हाँ ये एक वैल्यू ऑफ जी वाला भी है लेकिन आई डोंट थिंक कि ये आएगा, इस पर भी टाइम ज़ाया नहीं करते। अब मैंने आपको जो इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल्स बताए हैं वो दोबारा से सुन लें। आपको मैंने जो पहले दो बताए हैं मुझे उम्मीद है कि उनमें से पेपर में एक आध आएगा और मेरे ख्याल में इस दफ़ा वर्नियर कैलिपर से एक पूरा क्वेश्चन आएगा। मेरे ख्याल में हो सकता है ना आए लेकिन मुझे लग रहा है अगर उसमें से ना आया तो एक पूरा क्वेश्चन इंशाल्लाह स्क्रू गेज में से आएगा। अल्लाह रहम करे, बात बहुत ज़ोर से बादल गरज रहे हैं। अच्छा वर्नियर कैलिपर उसके बाद स्क्रू गेज, इन दोनों में से कोई एक प्रैक्टिकल आने का पूरा चांस है। इसके साथ बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स वाला है, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स वाला क्वेश्चन प्रैक्टिकल है, इसमें से भी पूरा प्रैक्टिकल आ सकता है, ठीक है जी। ये सेक्शन 1 में ये तीनों सबसे पहले करने हैं लेकिन इसका मतलब ये नहीं है प्लीज़ कि बाकी छोड़ देने हैं और फिर अगर ना इनमें से कोई है तो अब मुझे पकड़ लें आके कि आपने कहा था। इनमें सबसे पहले ये तीनों, इसके बाद बाकी जो डॉक्यूमेंट भेज रहा हूँ उसमें से देख लेना, ये जो मैंने बताए भी हैं इसमें से देख लेना। सेक्शन 2 में से एक एक 2-2 नंबर के सवाल आएंगे। आर्किमिडीज प्रिंसिपल वाला, इलास्टिक लिमिट क्या होती है, हुक्स लॉ को डिफाइन करें, हुक्स लॉ, इलास्टिक लिमिट को डिफाइन करें, स्प्रिंग कांस्टेंट को डिफाइन करें, एक एक नंबर का सवाल आएगा। और वो जो आइस और टेम्परेचर और टाइम वाला है उसमें मैंने बता दिया आपको। तो ये उम्मीद है इंशाल्लाह ऐसा आपका पेपर बनेगा और इंशाल्लाह आप लोग, मुझे उम्मीद है पूरी के बेहतर करेंगे। ये जब ख़त्म हो जाएंगे फिर इंशाल्लाह फर्स्ट ईयर की वीडियो स्टार्ट करूँगा फर्स्ट ईयर वालों के लिए।
सेकंड एनुअल के लिए। लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो 10th वाले हैं, फिज़िक्स का आगे जो आपका कोर्स है उसकी इंशाल्लाह आगे रेगुलरली वीडियोस पोस्ट करूँगा, तो चैनल के साथ कनेक्टेड रहिएगा। और फिज़िक्स ही नहीं, इंशाल्लाह केमिस्ट्री की भी कोशिश करूँगा कि वो भी इन टाइम वो भी शुरू कर दूँ वीडियोस, बिकॉज आई लव केमिस्ट्री एज वेल। तो वो उसकी भी वीडियोस इंशाल्लाह साथ साथ केमिस्ट्री 10th की भी बनाऊँगा, फिज़िक्स 10th की भी। तो कनेक्टेड रहिए। सी यू इन सम अदर वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।